हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर फेल होने के बाद में एक नया एग्रेसिव स्टांस लिया है। उसने एक हिंट दिया है कि मैं ईरान के स्टेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर में एक ब्लॉकेड लगा सकता हूँ। ब्लॉकेड ये क्यों लगाने के लिए बोला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर में बताया था कि ये जो पीस टॉक जो हुई है इस्लामाबाद के अंदर में हुई थी 10 या 11 तारीख को जो स्टार्ट हुई थी, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में जो कंडीशंस ऐसी जो रखी गई थी ईरान ने, वो कहीं ना कहीं नॉन नेगोशिएबल थी, वो टॉलरेबल नहीं थी। और इस फीस सीज़ फायर के फेल होने के बाद में तुरंत एक नया बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है, क्योंकि जैसे ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो कि इस मिडल ईस्ट के वॉर के अंदर में बहुत सारे स्टेटमेंट जो होते हैं बार बार उसकी तरफ से आते हैं। इस बार एक बहुत एग्रेसिव स्टांस उसने लिया है कि ये बोला है कि मैं स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे ब्लॉकेड लगा सकता हूँ। ब्लॉकेड लगाने का मतलब ये होता है, देखो इसके पीछे दो मेजर इश्यूज़ हैं। अगर इसके मेजर इश्यूज़ को देखोगे, पहली चीज़ तो इशू जो इसके अंदर में ये है, ट्रंप का डिमांड, पहला जो इशू है वो ये है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से परमानेंटली बंद करेगा और फ्यूचर में किसी भी तरीके से इसके ऊपर में इसको दोबारा से इसको स्टार्ट नहीं करेगा। और दूसरा जो है, ईरान से जो भी स्टेट ऑफ होर्मुज़ से जो भी शिप जो है गुजरती है या उससे ईरान जो है टोल लेता है, जो आने जाने का जो टोल होता है बेसिकली, यूएस चाहता है कि वो सिस्टम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म। अब इन दोनों पॉइंट्स के अंदर में जो एग्रीमेंट जो नहीं हो पाया बेसिकली, और ये टॉक्स उसमें ब्रेक डाउन हो गई हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये कुछ दिनों में ही कम्प्लीटली फेल हो चुकी है, कुछ दिन भी नहीं चली है ये वॉर। जो सीज़ फायर हुआ था उसके तुरंत 10 से मतलब 2 4 5 दिन के अंदर में ही पूरी की पूरी टॉक जो है फेल हो चुकी है। इस समय पे ट्रंप जो है एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहा है, और उस स्ट्रैटेजी के तहत वो एक मिलिट्री प्रेशर और इकोनॉमिकल प्रेशर जो है वो ईरान के ऊपर में लगाने का प्लान कर रहा है। मिलिट्री प्रेशर और इकोनॉमिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखो, मिलिट्री प्रेशर के अंदर में प्लान्स के अकॉर्डिंग यूएस नेवी जो है वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास जो है वो डिप्लॉय की जाएगी। डिप्लॉय की जाने का मतलब ये है कि उसमें अगर कोई भी कमर्शियल शिप, कमर्शियल की बात बोल रहा हूँ मैं, कोई भी अगर कमर्शियल शिप ईरान को पेमेंट करके रूट यूज़ करता है स्टेट ऑफ होर्मुज़ वाला, तो या तो उसको रोक दिया जाएगा या फिर उस एक्सट्रीम केस के अंदर में उस शिप को टारगेट किया जाएगा। यूएस की जो कंबाइंड स्ट्रैटेजी है मिलिट्री और इकोनॉमिक की, इस स्ट्रैटेजी के अंदर में वो ये बोल रहा है कि जो मिलिट्री लेवल पे जो चीज़ होगी, मैं अपने यूएस नेवी को स्टेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास जो है डिप्लॉय करूँगा, और उस रूट को यूज़ करते हुए जो भी शिप्स ईरान से गुजरेगा उसको टोल दे के या पेमेंट करके या तो उसको रोका जाएगा या फिर उसको टारगेट किया जाएगा। अब ये बहुत सीरियस एस्केलेशन है, क्योंकि आप, ये जो रूट है कोई एक बंदा या एक कंट्री यूज़ नहीं करती, पूरी दुनिया इस रूट का यूज़ करती है, स्टेट ऑफ होर्मुज़ का। और ऐसा अगर किसी भी दूसरे देश के अगर आप कमर्शियल शिप को टारगेट करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कन्वर्ट हो सकता है। यूएस को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो आई डोंट नो कि वो क्या सोच के बयान देता है, या उसका जो स्पीच है जो लिखता है वो आई थिंक पता नहीं क्या सूखा नशा करके बैठता है, और उसको बोलने से पहले भी वो उसको पढ़ता ही नहीं है, वो बिना देखे उसको बोल देता है। तो जिससे क्या है कि ये कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर में ये चीज़ नॉन टॉलरेबल है। आप किसी कमर्शियल शिप को नहीं, आप इसको टारगेट कर सकते हो, क्यों टारगेट करोगे आप? तो ये चीज़ थी। ट्रंप ने एक और क्लेम किया है कि यूएस ईरान जो लगाए हुए सी माइंस है, बेसिकली ईरान ने क्या है कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ के नीचे बहुत सारे एक सी माइंस लगा रखे हैं, जो उसको मुसीबत के वक्त वो उस सी माइंस का यूज़ करके जो भी देश स्टेट ऑफ होर्मुज़ को कैप्चर या उस पर अटैक करने की सोचता है वहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को पूरी तरीके से काउंटर ना कर पाए। ये ट्रंप ने ये भी क्लेम कर दिया है कि यूएस जो है ईरान के लगाए हुए सी माइंस को हटा देगा। और लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की अगर मानो जाओगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा, नहीं। सी माइंस कहाँ पर है, कितनी डेप्थ में है, कहाँ कहाँ बिछे हुए हैं, वो आपको कोई एक रात का खेल नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। और ये सिंपल लैंग्वेज में जितना सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ही बहुत डिफ़िकल्ट है उस चीज़ को, हर एक सी माइन को आइडेंटिफाई करना और उसको न्यूट्रलाइज करना। ये कहीं ना कहीं बेफालतू में हवाई बातें जो हैं ट्रंप दोबारा से करे जा रहा है ईरान के वॉर के अगेंस्ट में।
तो इस चीज़ का खामियाजा उसको आगे आने वाले टाइम पे भुगतना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन को अगर देखो, अगर आप ये चीज़ देखो, अगर आप ये सिचुएशन अगर कंट्रोल में नहीं आती है, तो ये तकरीबन क्या है, ईरान के उसने ये भी बोल दिया है कि ये सिचुएशन अगर कंट्रोल में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर में टारगेट करेगा। अभी तक जो हो रहा था वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर में हो रहा था, जो उसके न्यूक्लियर साइट्स से या फिर जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ थी उनके ऊपर हो रहा था। अब उसने डायरेक्ट धमकी ये दे दिया है इसके अंदर में कि आप अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते हो या इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं होती तो मैं आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे स्ट्राइक्स करूँगा, जो कि एक बहुत नेग्लिजिबल थिंग है। और इसके काउंटर में ईरान ने भी जो है पूरा का पूरा एक साइड ये लिया है कि उसने ये भी बोला है कि मैं भी रिस्पॉन्ड करूँगा, और ऑलरेडी वो उस रीजन में अपना जो कैपेबिलिटीज़ है उसको पूरी तरीके से दिखा भी चुका है, शोकेस भी कर सकता है। जैसे अभी आप देखोगे यूएस के कितने सारे जो जहाज़ हैं, 16 फाइटर जेट्स हैं, और जो बहुत सारे जो इंटरसेप्टर्स हैं, रेडार सिस्टम है, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ईरान जो है मिडल ईस्ट के पूरे एरिया में अपना जो प्रेजेंस उसको डोमिनेट कर चुका है पूरी तरीके से। इसका मतलब ये है कि फिर से जो लेवल जो सिचुएशन हो रही है कहीं ना कहीं दोबारा से उस वॉर लेवल तक पहुंच चुकी है कहीं ना कहीं। इसका ग्लोबल जो रिएक्शन है वो काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग है। रीज़न क्या है ग्लोबल रिएक्शन का, मतलब ये हो गया, देखो यूरोपियन जो यूनियन है, जो जितने भी यूरोपियन ईयू प्रीमियम कंट्रीज़ है, उन्होंने इस सिचुएशन को सपोर्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया है। और उसने ये भी बोला है कि क्योंकि ये सारी की सारी कंट्रीज़ नाटो के अंडर में आती है, नाटो का पार्ट है, बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका पार्ट है। तो अगर ऐसा ही रहा, यही ट्रस्ट इशू रहा, तो कहीं ना कहीं नाटो भी जो है वो कहीं ना कहीं क्रैक होने के कगार पे ही है, और तरीके से पूरी तरह से डिसमेंटल भी हो सकती है आने वाले टाइम पे, क्योंकि ईयू प्रीमियम कंट्रीज़ अमेरिका का साथ नहीं देंगी, क्योंकि उनका भी तरीके से वो भी है ना, मतलब उनका भी कंसेंट है, क्योंकि वो भी ऑयल जो है वहीं से इंपोर्ट कराते हैं। और वो अगर इस चीज़ में वॉर में कूदेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, जिससे उनकी जो पब्लिक है बेसिकली वो कहीं ना कहीं सरकारें प्रेशर डालेगी, और कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पे और जो इकोनॉमिक लेवल पे कहीं ना कहीं ईयू प्रीमियम कंट्रीज़ भी जो है वो दरअसल में उस चीज़ को फेस करेंगी। इस चीज़ से बचने के लिए ईयू ने पहले ही मना कर दिया कि हम लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल या सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, जिससे नाटो के अंदर में अब प्रॉब्लम होनी क्रिएट होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि ट्रस्ट लेवल जो है वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट है। और अगर ऐसा होता है, नाटो अगर पूरी तरीके से टूटता है, तो इसमें सबसे जो पहला देश है जो अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में अपने आप को एडवांस करेगा वो है रशिया। क्योंकि रशिया रशिया जो थी वो पहले यूएसएसआर थी। अमेरिका ने उसके सोवरेन जो देशेस थे उनको बीच में से डिवाइड करके उसको रशिया बनाया था। तो अब अगर नाटो टूटेगा तो कहीं ना कहीं रशिया को भी उतना ही चीज़ वो देखने को मिल सकता है जो अमेरिका उस टाइम पे रशिया को टूटते हुए देख सकता था। आज की डेट में जो है इस टाइम पे पूरी की पूरी से स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेजेस हैं वो पूरे के पूरे रशिया के हाथ में, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्लेयर है, और वो कहीं ना कहीं दूर से इस चीज़ को देख रहा है कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, वो दूर से देख रहा है। इनडायरेक्टली वो वॉर में ईरान को सपोर्ट कर भी रहा है, बट अमेरिका को गिरते हुए देख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। अब मुद्दा ये है कि ब्लॉकेड अगर होती है, अगर ब्लॉकेड रियलिटी अगर बन जाता है बेसिकली, तो क्या इससे सिर्फ मिडल ईस्ट ही इफेक्ट होगा या और भी कंट्रीज इफेक्ट होंगी? इससे पूरा का पूरा ग्लोबल जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा सभी देशों के ऊपर में। क्योंकि देखो ऑयल सप्लाई जो है फिर डिस्टर्ब होगी, जिससे क्या है एनर्जी प्राइस जो होंगे शूट अप होंगे, उससे क्या है जो फूड फर्टिलाइजर्स जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सप्लाई के ऊपर में वो इम्पैक्ट करेगा पूरा का पूरा। और लास्ट में जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से स्लो डाउन हो जाएगी, जिससे क्या है कि डिमांड और सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी। मतलब इसमें एक चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो सकता है। तो अभी मिलिट्री लेवल पे क्या सिचुएशन जो है सिंपल है या नहीं है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि धमकी दी गई है ट्रम्प के थ्रू। देखो मिलिट्री लेवल का मतलब अगर मैं बात करूं तो यूएस के अकॉर्डिंग यूएस जो है अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रहा है या करेगा आने वाले टाइम पे। लेकिन ईरान का जो काउंटर करने का जो पार्ट है, जो इसको हम लोग एसिमेट्रिक टैक्टिक्स सब लोग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा एडवांस है अमेरिका के अकॉर्डिंग।
अमेरिका भारी वेपन्स, एक्सपेंसिव वेपन्स यूज़ कर रहा है। वहीं ईरान जो है वो आपका स्मॉल और मतलब एक तरीके से लो सिमेट्रिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत लो कॉस्ट के वेपन्स को यूज़ कर रहा है। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, अमेरिका अगर पूरी की पूरी नेवी अगर उतारता है वहाँ पर, एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर जो ईरान का जो एसिमेट्रिक टैक्टिक्स है उसको यूज़ करेगा। उसके अंदर में क्या है, वो शॉर्ट मतलब छोटी स्मॉल फास्ट बोट्स जो है वो उतारेगा। उसमें क्या है कि वो कहीं ना कहीं केटर नहीं कर पाएंगी। रीज़न क्या है कि जो इंटरसेप्टर्स लगे होते हैं यूएस के वॉरशिप्स के अंदर में, वो क्या करते हैं, वो इंटरसेप्ट करते हैं। इंटरसेप्ट करेंगे तो इंटरसेप्ट मैक्स टू मैक्स एक बार में 5, 10, 15 करते हैं। ये जो टैक्टिक्स होती है, चाहे वो स्मॉल बोट्स के फॉर्मेट में हो, चाहे वो स्वान टैक्टिक्स यानी कि शहीद ड्रोन्स के थ्रू में, ईरान ने एक चीज़ ये डिप्लॉय कर रखी है। ईरान ने क्या करा है कि एक लो लेवल, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट के बीच में एक लड़ाई लड़ रहा है। जहाँ यूएस अपने हाई एडवांस सिस्टम यूज़ कर रहा है, वहाँ पे ईरान क्या कर रहा है, वो लो जो है कॉस्ट वेपन्स को यूज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरसेप्टर जो है वो 1 या 2, 10, 15, मैक्स टू मैक्स 20 को टारगेट करेंगे। लेकिन ये 100 के झुंड में अगर आएंगे तो मान के चलो, अगर उसने 20 को भी कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर 50 बोट्स या 50 शहीद ड्रोन्स स्वान टैक्टिक्स के थ्रू अगर उनके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने अगर ट्रैक अगर मान के चलो 20 को भी ट्रैक कर दिया, तब भी 30 के 30 जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करेंगे। और इसमें यहाँ पे फोकस जो है ईरान का वो यही है सिंपल, कि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या ज़्यादा डैमेज क्रिएट हो सामने वाले के एनिमी के ऊपर में। अब स्वान जो ड्रोन है बेसिकली, जो ड्रोन स्वाम है, जो मैंने आपको बताया शहीद ड्रोन्स है बेसिकली, और जो रिपीटिव जो अटैक्स हैं बेसिकली, ये डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देता है। और इस जो एग्जॉस्ट करता है, तो जो मेजर स्ट्राइक्स जो होती हैं और उसके बाद जो मेजर स्ट्राइक्स करता है ईरान, तो वो नेक्स्ट लेवल होती है। मतलब समझे आप बात को, मान के चलो स्ट्रॉन्ग ड्रोन से टेक्निक्स जो अपने जो लो लेवल के जो वेपन्स है, पहले वो क्या करता है, उसको भेजता है ग्रुप में भेजेगा। तो जो इंटरसेप्टर है वो 10, 15, 20 को ट्रैक करेगा और उनके ऊपर में मिसाइल स्ट्राइक करेगा। मान के चलो अब वो पूरा का पूरा गिर गया। उससे क्या हुआ, जो इंटरसेप्टर जो इंटरसेप्ट किया उनकी बैटरी ड्रेनेज होंगी, कहीं ना कहीं वो आगे वाले हमले के लिए तैयार होगा, जिसके लिए उनको एक टाइम चाहिए होता है रिकॉइल का टाइम चाहिए होता। उस टाइम पे ईरान क्या करता, अपनी नया मूव खेल लेता, उसके अंदर में अपनी बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल जो अटैक कर, जिससे क्या है कि पूरा का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हुआ है। ये चीज़ पहले भी देखने को मिली थी, ये चीज़ आने वाले टाइम पे भी देखने को मिल सकती है, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉकेड का टंटा अपने ख़त्म नहीं करा स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे। तो ये आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि हो सकता है ये चीज़ है। अब यहाँ पे सबसे क्रिटिकल जो फैक्टर है वो है ज्योग्राफी। स्टेट ऑफ होर्मुज़ एक नैरो चोक पॉइंट नहीं बन चुका है, ये एक तरीके से पूरा का पूरा कंट्रोल पॉइंट है, जहाँ से पूरा का पूरा ईरान का नेचुरल एडवांटेज ये ऑलरेडी बन चुका है। ईरान के पास में जो लेवरेज है, और जो आप मान के चलो एक लिबर्टी है स्टेट ऑफ होर्मुज़ को कंट्रोल करने की, ये उसके लिए एक नेचुरल एडवांटेज है। तो ये पूरा का पूरा अब एक ज्योग्राफी का पार्ट हो चुका है ईरान का। ये कोई वर्ल्ड का चोक पॉइंट नहीं बोल सकते आप लोग, अब इसको ईरान के अंदर में ईरान का ज्योग्राफी पॉइंट ही बोला जाएगा इसको आने वाले टाइम। अब इसमें कई सारी चीज़, अगर ये चीज़ देखोगे कि अब फाइनल पिक्चर क्या होगी आने वाले टाइम पे, तो कुछ सिचुएशन अगर एक्सेलेट होती है, तो अगर एस्केलेट होगी तो उसके अंदर में ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो हिट होंगी ऑटोमेटिकली। ऑयल जो प्राइस है वो स्पाइक होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने आपको कई वीडियोस में बताया भी है, इसमें भी बता रहा हूँ आपको। और जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस बार यूएस ग्लोबल लेवल पे आप जो सपोर्ट उसको मिलता था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नाटो ने ऑलरेडी मना कर दिया है, यू प्रीमियम कंट्रीज़ ने भी उसको मना कर दिया है। एंड में आप लोग बस इतना समझो कि ये एक रीजनल टेंशन नहीं है, ये एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन चुका है, जिसके अंदर में अब सिचुएशन कंट्रोल में रहे या ना रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में बदल जाए। अब जैसे जैसे चीज़ अनफोल्ड होगी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अब नई चीज़ जो है एक नई वीडियो में लेके आऊँगा, वो इस पे लेके आऊँगा कि जो टोल के ऊपर बात हो रही है स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे, कि आप पैसा दो, क्योंकि यूएस ये चाह रहा है कि आप पैसा लो डॉलर्स के अंदर में। चाइना उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि आप येन में पैसा लो। लेकिन ईरान का क्या पर्सपेक्टिव है, ईरान किसके अंदर में चाहता है कि मुझे किस में पैसा मिले एज अ टोल फॉर्मेट में, कि टोल रिकवर करने के लिए मुझे किस में पैसा मिले। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसमें कल रात 10 बजे के लिए आपको नई वीडियो मिलेगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस।
धन्यवाद। जय हिंद।